मैडम, आज वट सावित्री की पूजा करने के लिए हम गए थे ना, वहाँ पे एक लेडीज को फिट्स आके गिर गई थी। अरे वहाँ तो कोई उसका हाथ पे दबा रहा था, पानी पिला रहा था, चप्पल भी सूंघा रहा था। 108 को कॉल भी कर दिया, तब तक तो वो होश में आ गई और बोली दवा मैं भूल गई, बाकी तो ठीक है। हमें लगता है मिर्गी के बारे में जनरल पब्लिक को ज़रूरी जानकारी मिले, ऐसा वीडियो मैडम आप बनाइए। पहले हम लोग देखते हैं किसी को मिर्गी का दौरा आके वो गिर रहा हो तो आपको क्या करना है। गिरते हुए को सपोर्ट कीजिए और धीमे से सुला दीजिए। उसके कपड़े फिट होंगे तो लूज़ कर दीजिए, चश्मा होगा तो निकाल दीजिए। और अगर दांत के बीच में जीभ कट जाएगी, इसका डर लग रहा है, तो आप मुंह में रुमाल ढकेल दीजिए या ठूस दीजिए। उंगली मत डालो, उंगली कट जाएगी। ये जो रुमाल है इसका ऐसे ऐसे करके नोक करके ऐसे दबाते जाइए या ठूसते जाइए तो थोड़ी सी फट मिलेगी, वैसे रुमाल अंदर चला जाएगा। और आपको क्या करना है, शांति रखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्या नहीं करना है, जैसे कि वो लेडीज़ ने किया था, मुंह में पानी डालो या हाथ पैर पकड़ो, वैसे मत कीजिए। मुंह में चक्कू या चम्मच कुछ भी मत डालिए, पेशेंट को लग सकती है। उंगली मत डालिए, आपकी उंगली कट जाएगी। और वहाँ पे गर्दी भी मत कीजिए। पेशेंट को हर टाइम पे फिट्स आने के बाद एडमिट करना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली फिट्स 1-2 मिनट में ठीक हो जाती है। बाद में जब पेशेंट उठ के खड़ा हो जाता है तब उससे या बैठ जाता है तब उसे पूछ सकते हो कि पहले से बीमारी है क्या, और बाद में वो उसके डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकता है। चलो ये तो हुआ, फिर अभी फिट्स आती है तो क्या क्या हो सकता है। ये फिट्स आई तो आप गिर सकते हो, जैसे अभी ये बताया था, तो उसको सपोर्ट करो। पर कभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो तो गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है, सिर में लग सकती है और कहीं पे लग सकती है। तो गिरना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कभी रात को नींद में फिट्स आ जाए, आप उल्टे सोए हो तो अंदर से सफोकेट होके शायद आपकी जान भी धोखे में आ सकती है। तो फिट्स कंट्रोल में करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे को ये फिट्स के लेक्चर बार बार क्यों देने पड़ते हैं, कारण क्या होता है, जब पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, थोड़े दिन दवाइयाँ लेते हैं और एक बार फिट आई, दवा ली, बाद में दवा बंद कर दी, हमें कोई तकलीफ नहीं, सेम चलता रहता है। इसलिए फिट्स के बारे में उनको, जिसको प्रॉब्लम है, उसको उसके साथ में रहने वालों को पूरा ठीक से समझना ज़रूरी है। अब ये जो भी फिट्स आती है वो सब ऐसी ही होती है क्या, जो मैंने पहले के वीडियो में बताया था। पहले आवाज़ आती है गले से, फिर बाद में करते हैं। वो करते हैं तो कभी उस टाइम पे जीभ भी कट जाती है, मुंह से लाल भी आती है, कपड़ों में पेशाब भी हो जाती है इत्यादि। नहीं, उसके सिवा और भी फिट्स के प्रकार है। एपिलेप्सी का एक प्रकार ऐसे है कि जिसमें फिट्स आते हुए दिखती नहीं है। ये यूजुअली 3 से 6 साल के बच्चे में होती है। समझो मैं एक 4 साल की या 5 साल की बच्ची हूँ और मेरे को डिक्टेशन स्कूल में मिला है, लिख रही हूँ 1 2 3 6 7 8, ये बीच वाला 3 और 6 वाला पीरियड है। डिक्टेशन में जो मैडम ने बोला था वो मेरे दिमाग में ही नहीं गया। उस टाइम पे मैं अपसेंट हो गई, यानी उसको एक फिट्स का प्रकार है। इसको हम लोग अपसेंट सीजर बोलते हैं। अब ये कैसे होता है मैं आपको बोलते, जैसे आप देखिए मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में मैं स्टॉप हो गई थी। उस टाइम पे एक्चुअली मेरा बैलेंस नहीं जा रहा है। सामने वाले को लग रहा है कि मैं सब देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर मेरे को पूरा मालूम नहीं है। मैं टोटली अपसेंट हूँ उस टाइम पे, क्या हो रहा है उससे, इसलिए बीच में गैप आ जाता है। अब ये गैप आता है तब क्या होता है, अब जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा है, उस टाइम पे तो ये नॉर्मल अल्फ़ा वेव्स आती है, पर उसके बाद में ये 3 के थोड़े से 3 पूरा होने के पहले ही यहाँ पे एक स्पाइक बोलते हैं हम लोग, और ए वेव्स, ए स्पाइक ए वेव्स, ए वापस स्पाइक ए वेव्स आती है। ये समझो जितने टाइम में, समझो ए पीरियड है 3 से 6 के बीच वाला, इसमें वेव्स आ रही है, और इसलिए मेरा दिमाग इस टाइम पे नहीं चल रहा है। इसके पहले नॉर्मल वेव्स है, ये ऐसे नॉर्मल चल रहा है, उसके पहले भी ये नॉर्मल चल रहा है, पर उस टाइम पे अगर दिमाग का कार्डियोग्राम लो तो आपको एक खराबी मिलेगी।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अभी 4 साल का बच्चा है, 5 साल का है, वो बीच में बहुत बार स्टॉप हो रहा है, फिर वापस एक्टिविटी कर रहा है। घर वालों को लगता है ये क्या है, ध्यान नहीं देता है, भूल जाता है, दिमाग नहीं चलता है। एक्चुअली ये बीमारी का भाग है, इसको हम लोग अब्सेंट सीजर बोलते हैं। और इसका इलाज आप ठीक से कर लो, बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा। इसका शायद 2-1 साल दवा करनी पड़ती है, बीमारी पूरी चली जाती है। इसलिए आपको ये एब्सेंट सीजर के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के बारे में तो पूरा एक वीडियो ही था एपिलेप्सी सीरीज़ 1 में, इसलिए मैं नहीं बताती ज़्यादा कुछ। वो झटके आके फिट्स आती है, झटके अगर आप दवा दो तो शायद फिट्स बड़ी नहीं आती। अब फोकल सीजर्स, ये फोकल सीजर्स पहले के ज़माने में हम इसको पार्शियल सीजर्स बोलते थे। अभी ये फोकल सीजर 2 प्रकार की होती है, एक में पूरा पेशेंट पूरा होश में रहता है पर उसको अटैक आता रहता है, और दूसरे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब अटैक आता है तब। तो फोकल विथ अवेयरनेस मेंटेन, फोकल विथ लॉस ऑफ अवेयरनेस, ऐसे 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते थे। अब फोकल सीजर में क्या होता है, अगर फोकल सीजर आनी हो तो जिसको जो होता है वो हर टाइम पे वही होगा। किसी को ऐसे घबराहट होकर पेट में दुखे जैसे होगा तो हर टाइम पे वही होगा। काफ़ी जनों को एक्चुअली लिप मूवमेंट होती है, जैसे कि एक 10-15 सेकंड होती है, फिर बाद में मिट जाती है, वो अटैक आके चला गया। किसी को जब वो अटैक ज़्यादा आता है तो थोड़ा मुंह ऐसे 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 होके मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होकर थोड़ी सी लाल भी इधर से निकलती है, और बड़ी फिट्स नहीं भी आती हैं। तो काफ़ी बार ये जो इस टाइप की फिट्स होती है उसमें मालूम नहीं पड़ता है कि ये एपिलेप्सी है। और इस जैसे की फिट्स में काफ़ी बार ये फोकल सीजर में आप दिमाग के आगे रिपोर्ट कराओगे तो उसमें खराबी भी मिल जाती है, और कोई खराबी ट्रीटमेंट देके अच्छी भी कर सकते हैं, और कभी ऑपरेशन करके भी अच्छी कर सकते हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिक अलग अलग ग्रुप में जब एपिलेप्सी होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बता दूँ। अगर बच्चों में एपिलेप्सी है, फर्स्ट थिंग दवाइयों के साथ एजुकेशन पूरा करिए। काफ़ी बार क्या हो जाता है ना, उसको एपिलेप्सी हो कि पेरेंट्स बोलते अरे उसको बोलो मत, उसको टोको मत, उसको ये मत करो। डोंट डू दैट। ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, पर उसके साथ में उसको निगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। उसको इसमें मत भाग लेने दो, उसको ये नहीं कराना है, उसको छोड़ दो, उसको एपिलेप्सी है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी जनों को क्या होता है, टीवी देखते हैं, लाइट पे ज़्यादा उनके आँख पे आ जाती है, ज़्यादा मोबाइल पे खास करके रनिंग शो ऐसे ही शो चल रहे हैं तो उस टाइम पे उनको वो देख के फिट्स आती है। वैसे बच्चों को टीवी मोबाइल देखने के टाइम पे ध्यान रखना है। अब टीवी देखते वक्त बच्चों को क्या ध्यान रखना है, जिनको पर्टिकुलरली एपिलेप्सी है या सभी लोगों के लिए, टीवी के बीच में और उनके बीच में 2 मीटर का अंतर चाहिए। और जिसको मोबाइल के फास्ट जो पिक्चर्स आ रहे हैं वैसे देखने से एक्चुअली फिट्स आती हैं, उनको वैसे नहीं देखना है। टीवी देखते हो तब लाइट लगा के देखो तो फिर प्रॉब्लम कम होगी। कंटिन्यूस टीवी मत देखो, 5-7 मिनट 10 मिनट देखा, ब्रेक आया और उसी टाइम पे उठ के भाग के चले जाओ तो भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बच्चों को पूरे खेलकूद में भाग लेने दो, उनको टोको मत, उनको जो इच्छा होती है करने दो, प्रोवाइडेड दवाओं से उनकी फिट्स कंट्रोल में है। अभी लेडीज़ के बारे में मैंने पहले 2 वीडियोस तो डाले हैं, 2-3 चीज़ें यही बोलूँगी। सेम चीज़ एजुकेशन, उनकी दवाइयों से सब कंट्रोल रहेगी तो शादी, बच्चा होना या किसी में ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चा होने के बाद वो एक्चुअली बच्चे को दूध भी पिला सकती है। उम्र बढ़ने के बाद में मेनोपॉज के टाइम पे ही उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़े, कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है, कसरत करते रहना है, जैसे बाकी सब लेडीज़ को बोलते हैं वही रूल्स उनके लिए भी है। अभी 25 से 30 साल के बाद में किसी को पहली बार फिट्स आ गई, पहले की एपिलेप्सी नहीं है, तो क्या हो सकता है? ऐसे पेशेंट में सबसे पहला रिपोर्ट है सीटी स्कैन या एमआरआई। उसके दिमाग में खराबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस खराबी के कारण फिट्स आ सकती है। वो खराबी कुछ भी हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए किसी को भी 25 से बाद में या 30 के बाद में अगर पहली बार फिट्स आती है, जल्दी से अच्छे से तपास करा लीजिए। और एक स्पेसिफिक ग्रुप, काफ़ी लोग अल्कोहल लेते हैं। अगर अल्कोहल लेने वाले को एपिलेप्सी हो तो उनकी दवाइयाँ एडजस्ट करना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दवाइयों का मेटाबॉलिज्म काफ़ी बढ़ जाता है कोई दवाइयों का, और उसके कारण दवाइयों के डोज काफ़ी बढ़ाने जाते हैं।
फिर कोई को अगर एपिलेप्सी नहीं भी हो पर अल्कोहल बहुत पीता है, अचानक अल्कोहल बंद कर देता है, तो भी उनको फिट्स आ जाती है, जिसको हम लोग अल्कोहल विड्रॉल कन्वर्जन बोलते हैं। इसलिए मैं तो यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट एपिलेप्सी वाले अल्कोहल से दूर ही रहे, वही अच्छा है। हेड इंजरी, अभी सिर को मार लगने से होने वाली एपिलेप्सी, सिर को मार लगने से, खास करके अगर बहुत ज़्यादा मार लगी हो तो उन लोगों को फिट्स की बीमारी शुरू हो जाती है और वो बीमारी कंट्रोल करना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेटर है अब जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं सेफली करो। अब दूसरा सवाल आता है कि एपिलेप्सी वाला ड्राइविंग करे या नहीं करे। एपिलेप्सी वाले की फिट्स पूरी कंट्रोल में, 2 साल में बिल्कुल अटैक नहीं आया हो तो कोई कंट्रीज़ में विथ मेडिसिन वो लोग उनको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। अपने यहाँ के रूल्स अलग हैं। अब एजिंग, अब जैसे उम्र बढ़ती है वैसे एपिलेप्सी के प्रमाण काफ़ी बार अपने को बढ़े हुए दिखते हैं। कारण क्या है? जो एपिलेप्सी में कोई कारण नहीं मिलता है उसको हम लोग प्राइमरी एपिलेप्सी बोलते हैं। जैसे उम्र बढ़ते हैं वैसे में प्राइमरी एपिलेप्सी होने के चांसेस कम है, पर किसी को बचपन पे या पहले एपिलेप्सी हो तो बाद में काफ़ी बार उम्र बढ़ती है उस टाइम पे भी बाहर आ जाती है। न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस, जैसे हम लोग अल्जाइमर्स बोलते हैं, दिमाग छोटा हो गया बोलते हैं, उसके कारण भी काफ़ी बार एपिलेप्सी की बीमारी बाहर आ जाती है। काफ़ी जनों को लेट ऑनसेट एपिलेप्सी होती है, किसी को लकवा पहले हुआ हो तो उसके कारण भी फिट्स शुरू हो जाती है। पर काफ़ी जनों को कोई कार्डियक बीमारी हो, हार्ट बंद हो रहा हो, उसके कारण गिरते हैं, हम लोग उसको भूल से एपिलेप्सी बोल देते हैं। तो एक्चुअली पहले तो जब उम्र बढ़ते हैं अगर उसको थोड़ा सा झटका भी आ गया तो पहले तो हमें ये नक्की करना पड़ेगा कि उसको सही में एपिलेप्सी है कि दूसरा कोई कारण है कि जिसके कारण वो गिर रहा है या जिसके कारण उसको फिट्स आ रही है। फिर काफ़ी बार मैंने देखा है जब ओल्ड एजेड पर्सन लाते हैं तो उनको अगर मेजर कन्वर्जन आ गए तो वो ठीक है, मालूम पड़ जाता है कि उसको एपिलेप्सी है। पर मेजर कन्वर्जन नहीं आए तो काफ़ी बार नहीं मालूम पड़ता है एपिलेप्सी है। काफ़ी बार वो पेशेंट ऐसे ही बैठे बैठे कुर्सी पे ऐसे हो जाता है और घर वालों को मालूम नहीं पड़ता कि क्या हुआ है और सही में वो एक्चुअली किसके कारण हुआ है वो नक्की करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार एक पेशेंट मेरे पास आता था कि वो जस्ट उसके घर वालों ने देखा कि वो ऐसे खड़े खड़े थोड़ा सा ऐसे करता है, मुँह से कभी कभी इधर से लाल भी आती है, थोड़ा सा हाथ हिला था, तो वो भी एपिलेप्सी का एक्चुअली फोकल सीजर का एक अटैक हो सकता है और उसको नहीं ध्यान दो तो काफ़ी बार बड़े अटैक्स भी आ सकते हैं। तो ओल्ड एज में तो बहुत ही संभालना पड़ता है, क्योंकि ओल्ड एज में अगर फ्रैक्चर हो गए, एपिलेप्सी के अटैक्स के कारण आप गिर गए तो क्या प्रॉब्लम आती है आप सब समझ सकते हो। थोड़ी सी दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। दवाएं हम सिंगल डोज से चालू करते हैं और दवा पेशेंट को रेगुलर लेनी है। दवा जहाँ तक हो सके 1 बार या 2 बार में दे दो तो पेशेंट रेगुलरली ले लेते हैं। पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि दवाइयाँ बंद मत करो। अब समझो कभी दवा भूल गए, आप सुबह का डोज भूल गए तो आपको दोपहर को 12 बजे ध्यान में आया या 2 बजे ध्यान में आया मैं दवा भूल गया, तो उस टाइम पे आप दवा ले लो और रात का डोज है तब ले लो, तो मोस्टली फिट्स के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फिर अगर वो दवाओं से बिल्कुल नहीं कंट्रोल आ रहा है या कुछ मामला बढ़ रहा है तो बीमारी एपिलेप्सी है क्या दूसरा कुछ है उसका तपास आपको कराना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे ही दवा लेते रहोगे, शायद दवा के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ जाए आपको। फिर कभी दवा से रिएक्शन आती है तो आप डॉक्टर को तुरंत मिल लीजिए, दवाइयाँ बदली हो सकती है। दवाइयों के साथ में कभी सप्लीमेंट विटामिन डी लेना पड़ता है, कभी फॉलिक एसिड लेना पड़ता है, जब जो ज़रूरी पड़ती है आप ले लीजिए। दवाइयाँ तो अभी बहुत सारी नई नई आ रही है, बट अपना कॉस्ट और आपकी कौन से टाइप्स की फिट्स है वो देख के उस हिसाब से दवाइयाँ उस पर्सन के लिए एडजस्ट करना, आई मीन टेलर मेड दवाइयाँ उसके लिए करनी पड़ेगी। लास्टली 2 सेंटेंस, एपिलेप्सी नो प्रॉब्लम प्रोवाइडेड आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, आत्मनिर्भर करो, उनके गुणों की कीमत इतनी बढ़ा दो कि उनकी बीमारी की कीमत 0 हो जाए दवा छोड़ के। थैंक यू।